हेलो दोस्तों, ये बीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 को। ठीक है, तो आज इसको पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो 45 सेक्शन से लेकर के 62 सेक्शन तक था, और इसमें हमने 46 सेक्शन तक हमने पढ़ा था जो एबेटर के बारे में बताता है और एबेटमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से जो सेक्शन है 47 से लेकर के 62 तक, इसमें से जो मैंने बताया था आपको कि 62 और 61 इन दोनों को आप अभी बाद में पढ़ना है क्योंकि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 61 आपका जो 120 ए और बी से कोरिलेटेड था, और 62 आपका जो 511 सेक्शन है आईपीसी उससे कोरिलेटेड था। ठीक है, तो ये दोनों ही सेक्शन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो 47 से लेकर के 60 सेक्शन तक जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी आपको मैंने बता दिया था कि ये सेक्शन को आईपीसी से कोरिलेट भी करना है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है 49 सेक्शन से, और 49 से आप कोरिलेट करेंगे 109। ठीक है, तो यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, और 45 से 62 तक ये चैप्टर है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए कि 9 यहां पर जो है वो स्टार्टिंग में है और 109 भी स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 9 किसके पास में आएगा? 49 के पास में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि 116 में 6 आ रहा है यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर जो है वो किस में आएगा? 56 में। ठीक है, क्योंकि 116 है, 46 में तो आएगा नहीं और 66 में भी नहीं आएगा, है ना। तो 116 किस में आएगा? 56 में। तो इस तरह से आपको आसानी से याद हो सकती है। और अगर आपको आईपीसी की सेक्शन याद है तो आप इससे जो बीएनएस की सेक्शन है इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन पर। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पर 47 सेक्शन, देखो 2 सेक्शन है। एक ये पहले से थी आईपीसी में 47 जो सेक्शन है कि भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण किया जाता है, एबेटमेंट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, तो ये कोरिलेटेड थी 108 ए जो सेक्शन है आईपीसी में। और इसके बाद में जो 48 है सेक्शन, वो यहाँ पर नई जोड़ी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो दुष्प्रेरण किया जा रहा है वो भारत में किया जा रहा है, और अपराध कहाँ होना है? अपराध भारत से बाहर होना है। तो यहाँ पर जो 48 सेक्शन है वो उल्टा, इसका जो रिवर्स है उल्टा कर देती है। अपराध कहाँ होगा? भारत में, और दुष्प्रेरण कहाँ पर किया जाएगा? भारत से बाहर। तो इस तरीके से वो 48 सेक्शन इसको रिवर्स कर देती है। तो इसमें है कुछ नहीं, बस आपको इसका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लाइन को याद रखना है कि 47 इन इंडिया है, यानी एबेटमेंट इन इंडिया, इसको याद रखना है आपको। एबेटमेंट इन इंडिया 47 को, ठीक है ना। और 48 को एबेटमेंट कहां किया जाता है? आउट ऑफ इंडिया। यहां पर जो एबेटमेंट है ये आउटसाइड इंडिया है। इतना आपको याद रखना है बस, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है। अब जब एबेटमेंट आउटसाइड होगा तो ऑफेंस कहां होगा? ऑफेंस इंडिया में होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आप देखेंगे जब एबेटमेंट इन इंडिया में होगा तो ऑफेंस कहां होगा? ऑफेंस आउटसाइड इंडिया होगा। तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है और उसको नया जोड़ा गया है। तो बस इतना है कि वो उस तरीके से ही, अब इसमें जब एबेटमेंट किया जा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट उसी तरीके से दिया जाएगा जैसे वो मान के चलो भारत में किया जाता है अपराध। ठीक है, तो इसी तरीके से है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी, इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि ए जो है भारत में, पहले वाला जो है एबेटमेंट इन इंडिया है, यानी भारत में उकसाया जाएगा, तो भारत में यहाँ पर उकसाता है बी को। ठीक है ना, तो भारत में उकसाता है बी को, और जेड या कहिए कि एक्स नामक जो है, एक्स देश है ये, उस देश में ये बी विदेशी है। तो ये एक्स देश तो छोड़ दीजिए, मतलब ये है कि बी जो है वो विदेशी है, यानी दूसरे देश में रहता है, उसी देश में, तो आउटसाइड ऑफ इंडिया है ऑफेंस, तो उस देश में हत्या करने के लिए उकसाता है दूसरे देश में। ठीक है ना, भारत में उकसा रहा है, अपराध करना है दूसरे देश में। ठीक है, तो ए हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है, जैसे उसी तरीके से दोषी रहेगा जैसे वो मान के चलो भारत में किया गया अपराध है। ठीक है, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है सेक्शन 48 नई जोड़ी गई है, तो ये भी यही कहती है। ठीक है ना, बस इसमें थोड़ा सा अंतर इसकी जो हो सकता है आपकी ट्रांसलेशन में मिस्टेक हो। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर आप इंग्लिश में देखेंगे तो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया है, यहाँ पर हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया।
अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट इन इंडिया। ठीक है ना, यहां से आपको याद रखना है। और इसमें जो लिखा है आप यहां पर देखेंगे, हु इन इंडिया अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट द बियॉन्ड इंडिया, ये आपको याद रखना है। इतनी लाइन से आपको यहां पर फर्क नजर आएगा। ठीक है, तो इसका भी जस्ट ऐसे ही एग्जांपल ये दे रखा है। यहां अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया किया जाता है, तो ए जो है जेड देश में, बी को जो है ऑफेंस कहां किया जा रहा है, भारत में, तो भारत में हत्या करने के लिए उकसाता है बी को। ठीक है ना, तो ए हत्या के दुष्कर्म का दोषी है। तो यहां पर ये हो गया। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है यहां पर 49 जो सेक्शन है, अब यहां से कोरिलेट भी करना। दूसरा ये है कि जो 49 सेक्शन को आपको कोरिलेट करना है वो करना है आपको 55 और 56 सेक्शन से। ठीक है ना, यानी 49 सेक्शन 109 सेक्शन से कोरिलेट है, तो इसको 115 और 116 इसके साथ में पढ़ते हैं। इसके साथ में कैसे पढ़ते हैं कि यहां पर जो 49 सेक्शन है, यहां पर ये पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट की बात करता है। यदि जो दुष्प्रेरित कार्य है, यानी जो अबेटेड एक्ट है, उसके परिणाम स्वरूप किया जाता है। किसके परिणाम स्वरूप? दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो कार्य कर दिया जाता है। तो इतनी सी बात से यहाँ पे डिफरेंस आपको कोरिलेट करना 115 और 116 में। वहां पर क्या है, 115 116 में वही दुष्प्रेरण के लिए दंड दिया जाता है, लेकिन वो कार्य वहां पर किया नहीं जाता है। 115 में भी और 116 में भी। 115 में यहां पर कहेंगे 55 में तो मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध करने के लिए जो दुष्प्रेरण किया जाता है, और यहाँ कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए दुष्प्रेरण किया जाता है। तो ये फर्क है बस। बाकी परिणाम स्वरूप कार्य किया नहीं जाता 55-56 में, और यहाँ पर कार्य किया जाता है। इस तरीके से दंड है, और उनके लिए दंड का जो उपबंध है, यानी प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट है, वो आईपीसी में कहीं है नहीं। ठीक है ना, तो जहां की उसके दंड के लिए कोई अव्यक्त उपबंध नहीं है। तो ये बात कहता है कि अब उसको पनिशमेंट कैसे मिलेगा। ठीक है ना, तो जिस अपराध का वहां पर दंड है, मान के चलो उसने हत्या करने के लिए उकसाया है, दुष्प्रेरण किया है, और यहां पर हत्या के दुष्प्रेरण का दंड जो है वो है नहीं, तो वो हत्या के लिए ही दंडित किया जाएगा। जो मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है ना, उसको वही पनिशमेंट मिलेगा फिर। तो जो कोई किसी अपराध का अबेटमेंट करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य अबेटेड एक्ट दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो कार्य कर दिया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता के द्वारा कोई भी अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, यानी कोई भी ऐसा प्रोविजन जो है एक्सप्रेस तरीके से एक्सप्रेसिवली जो है वो नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर है ये प्री का पॉइंट ऑफ बनेगा यहां से, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। ठीक है ना, तो वो पनिश्ड किया जाएगा विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो वो उस दंड से दंडित किया जाएगा। अब यहां पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि जो दुष्प्रेरण के परिणाम से वो कार्य कर दिया जाता है, तो ये कैसे माना जाएगा कि वो कार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि कोई भी कार्य या अपराध है वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, यानी कंसिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वो किया गया, तब कहा जाएगा जब वो उकसाया गया है। जैसे दुष्प्रेरण के लिए उकसाना होता है ना, तो उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण जब होता है, तो जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप, या फिर जो षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण होता है, तो जब उस षड्यंत्र के अनुसरण में, है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, इन दोनों में, या फिर जो तीसरा तरीके से जो दुष्प्रेरण होता है शास्त्र सहायता द्वारा, तो उस सहायता से उकसाहट के परिणाम स्वरूप या षड्यंत्र के अनुसरण में या सहायता से क्या किया जाता है, कोई कार्य या अपराध किया जाता है, और जिससे दुष्प्रेरण जो वो बन जाता है ना, दुष्प्रेरण गठित होता है, मतलब दुष्प्रेरण का कार्य पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन इसमें बताई गई है। 3 तरीके से दुष्प्रेरण होता है, तो तीनों तरीके में से कोई भी आप कार्य या अपराध कर देते हो, तो उसको माना जाता है कि आपने वो दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य किया है। ठीक है, तो 109 में जो पनिशमेंट है वो कितना मिल रहा है, वो उसी अपराध के लिए, जो अपराध
का दुष्प्रेरण आपने किया है, जिस अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो आपने किया है, उसी अपराध के लिए जो पनिशमेंट इसमें मिलेगा। ठीक है ना। जैसे यहां पर है इलस्ट्रेशन, आप देखेंगे कि बी को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ए ने क्या किया, उकसाया है, और बी उसी उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध कर देता है। तो ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी। यहां पर अपराध जो है कौन सा है, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, और बी क्या कर देता है, बी वह अपराध कर देता है। तो ए उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी मतलब मिथ्या साक्ष्य देने के दुष्प्रेरण का दोषी है। और अब इस दुष्प्रेरण के दंड का जो है, दंड जो वो दिया नहीं गया है, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिससे बी है। ठीक है ना, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। तो ये यहां पर बात करता है इलस्ट्रेशन ए। तो इतना ही है, बिल्कुल सेम, मतलब आपको उससे पता चल गया होगा सेक्शन से। अब ऐसे ही सेक्शन है 50। सेक्शन 50 आप देखेंगे तो कोरिलेट करेगा 120 को। यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या बात करता है, अभी पहले जो मैंने बताई थी, वैसे सेक्शन 55 और 56 को भी आप कोरिलेट करके पहले उसको देख सकते हो कि वहां दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो जो 115 और 116 सेक्शन थी आपकी आईपीसी की, उससे रिलेटेड ही सेक्शन यहाँ पर है 55 और 56। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2 अपराध है 55 में, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, यानी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इन दोनों में से कोई भी दंडनीय अपराध करने के लिए आप एबेटमेंट करते हो, दुष्प्रेरण करते हो। ठीक है ना। तो कोई भी इस तरह के अपराध करने का दुष्प्रेरण करता है, और यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता है, इसमें क्या नहीं किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई भी एक्सप्रेसली तरीके से प्रोविजन इस बीएनएस में नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो वे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, दोनों में से कौन कौन सा है यहाँ पर ये देगा, या एक तो जुर्माना है और एक है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी, हो सकती है। ठीक है ना। और जुर्माने का विधायी होगा। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए, नहीं किया जाता है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से, तो 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना इसमें जो है मिलेगा। ठीक है। और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो, और जिससे किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, उपहति कारित हो जाए, किसी को हर्ट कारित हो जाए। ठीक है ना, किसी को हर्ट कारित हो जाता है, तो फिर यहां पर जो एबेटर है, दुष्प्रेरक है, वो अगर हर्ट हो जाता है तो फिर उसको दुगना पनिशमेंट यहां पर मिल जाएगा। 14 वर्ष तक का जो यहां पर उसको पनिशमेंट होगा, और फाइन। यहां 7 वर्ष तक का था, और जुर्माना। और अगर हर्ट हो जाता है, कोई कार्य वो कर रहा है और हर्ट हो जाता है, तो फिर यहां पर उसका डबल हो जाएगा। ठीक है ना, 55 का। तो इस तरीके से ये हो गया 55, और इलस्ट्रेशन इसका दे रखा है, वही सेम इलस्ट्रेशन जो उसमें सेक्शन में दी हुई बातें हैं वही है। ठीक है ना। हत्या करने के लिए उकसाता है, 7 वर्ष तक हो जाएगा, अगर हर्ट हो जाती है तो 14 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा। 56 में यहाँ पर है केवल इम्प्रिजनमेंट, यानी कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया जाता है। तो अब यहाँ पे हल्का है, तो वहां 7 था, 7 वर्ष तक का था, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, पनिशमेंट कम हो जाएगा। तो जब कोई कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए कोई अबेटमेंट करता है, और यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, यानी कंसिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट, वो नहीं किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता के अधीन कोई भी एक्सप्रेस तरीके से कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है बीएनएस में, तो वह उस अपराध के लिए जो उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, उस दीर्घतम अवधि का 1/4 भाग तक हो सकती है। ठीक है ना। मान के चलो चोरी करने के लिए किसी को उकसाया, और चोरी के लिए 3 वर्ष का पनिशमेंट है ना। तो अब 3 वर्ष का मैक्सिमम पनिशमेंट है, तो इस 3 वर्ष का चौथाई, 1/4 भाग तक के लिए इसमें जो पनिशमेंट उसको दिया जाएगा, या फिर उसको जुर्माने से यानी फाइन से उसको पनिश जो है किया जाएगा, या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। ठीक है। और फिर इसमें वही बात आती है, दूसरी कंडीशन इसमें पब्लिक सर्वेंट के लिए है कि ये जो अबेटमेंट है,
ठीक है ना। इन दोनों में से एक तो होता है एबेटर, दुष्प्रेरक होता है, ठीक है ना, और एक एबेटेड पर्सन होता है, दुष्प्रेरित व्यक्ति होता है, ठीक है ना, एबेटेड पर्सन होता है। अब इन दोनों में से एबेटर हो या एबेटेड हो, इन दोनों में से ही जो है वो कोई लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, दोनों में से कोई भी। और उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है अपराधों को रोकना, है ना, अपराध होने से रोकना, निवारित करना, प्रिवेंट करना। तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि का आधा भाग, क्योंकि यहाँ पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट जब दुष्प्रेरक के रूप में होगा तो फिर यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा? आधे भाग तक का जो है पनिशमेंट मिलेगा, यानी ज्यादा मिलेगा। वहां चौथाई था, यहाँ आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे ज्यादा रहेगा उसके लिए, ठीक है ना। या फिर उसको फाइन भी मिल सकता है, या दोनों तरीकों से उसको पनिश्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 115 116 से जो कोरिलेटेड 55 और 56 सेक्शन थी उसमें ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा, यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि मिथ्या साक्ष्य देने के लिए बी को ए उकसाता है, तो यहाँ पर बी मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो वो अपराध नहीं किया गया, है ना। और मिथ्या साक्ष्य देना एक जो कारावास से दंडनीय अपराध हो गया, तो भी ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह उस अनुसार दंडनीय होगा यहाँ पर। तो ये तो हो गया इसका पहला वाला क्लॉज था, तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर यानी पब्लिक सर्वेंट हो गया है, तो यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये रहा, यहाँ पर उसके आधे से पनिशमेंट या जो और जुर्माने से वो दंडित हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से यहाँ पर ये दे रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 55 और 56 सेक्शन ये दोनों कंप्लीट हो गए, जो कि आपकी 49 सेक्शन से कोरिलेट है, ठीक है। तो अब जो सेक्शन हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन नंबर 50। तो सेक्शन जो 50 है वो बात करता है जो वहां पर 110 जो सेक्शन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से आपको एक एक वर्ड से आपको पकड़ के चलना है यहां पर, ठीक है। एक एक वर्ड से कैसे पकड़ के चलना है कि 50 कौन सी बात कहेगा? दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय। तो यहां पर आपको पकड़ना है डिफरेंट इंटेंशन। डिफरेंट इंटेंशन किस में है? 50 में, ठीक है ना। तो पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, ठीक है ना। किससे डिफरेंट है? क्योंकि सीधी सी बात है कि एबेटर जो होता है, जो दुष्प्रेरक होता है, वही उकसाता है। दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय होना चाहिए और उससे कार्य करता है जो एबेटेड पर्सन होता है। तो जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने उस दुष्प्रेरक के आशय या नॉलेज यानी ज्ञान, तो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज भी आप जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है ना। डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज किसमें है? 50 में, ठीक है। तो अब यहां पर दुष्प्रेरण का दंड की बात की है, तो फिर उसमें पनिशमेंट कैसे मिलेगा उसको? तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए है, अगर वो अपराध कर दिया जाता, ठीक है ना। और यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय ज्ञान से किया जाता, ना कि किसी अन्य ज्ञान या आशय से किया जाता, ठीक है ना, तो वह उसी अपराध के लिए उपबंधित है, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है उसी दंड से वो दंडित किया जाएगा। इसमें सीधी सी बात बस इतनी याद रखनी है आपको। और डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज 50। 49 तो हमने पढ़ ही लिया कि भाई उसमें क्या करना है कि परिणाम स्वरूप कार्य किया नहीं जाता है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट, वो एक्ट नहीं किया जाता है। और यहाँ पर वो सारे वो हैं कि जो कार्य किए जाते हैं लेकिन वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज से किया गया 50 में। 51 में क्या है? 50 में डिफरेंट एक्ट की बात की गई है ना। डिफरेंट एक्ट की बात की गई है। डिफरेंट एक्ट कौन सा है? जो दुष्प्रेरक ने बताया, है ना, उकसाया जिस कार्य के लिए, उससे डिफरेंट एक्ट किया गया है इसमें। तो 51 में डिफरेंट एक्ट की बात करता है। तो दुष्प्रेरक का इसमें अब दायित्व क्या होगा? क्योंकि उसने तो किसी और कार्य के लिए और अपराध करने के लिए उकसाया, और दुष्प्रेरित व्यक्ति जो है उसने क्या कर दिया? कोई और कार्य कर दिया है, ठीक है। तो जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है
और कोई भिन्न कार्य कर दिया जाता है यानी दूसरा कार्य कर दिया जाता है, तो जो एबेटर है, दुष्प्रेरक है, वो उस किए गए कार्य के लिए भी उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है ना। तो ए ने बी को चोरी करने के लिए उकसाया, ठीक है, और लेकिन उसने क्या किया, चोरी करने के साथ साथ वहां पर किसी से या तो मारपीट कर दी, है ना, या कोई अन्य अपराध कर दिया, छेड़छाड़ कर दी। अब इसमें भी जो क्या करना है आपको, यहाँ पर एक प्रोवाइजो लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब उसको वो कोई भी अपराध करेगा और उसने उकसाया किसी और अपराध के लिए, तो दुष्प्रेरक को जो है एबेटर को हर अपराध के लिए वहां पर पनिशमेंट मिलेगा। वहां देखा ये जाएगा, इसमें प्रोवाइजो यही कहता है कि यहाँ पर देखा ये जाएगा कि जो अपराध है, जो किया गया अपराध है, वो जिस कार्य के लिए उसने दुष्प्रेरक मतलब उकसाया था, जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक ने उकसाया था एबेटर ने, उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था या नहीं था, है ना, और उस उकसाहट के असर के अधीन था या नहीं था, या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में, तीनों तरीके से, उकसाहट हो गया, सहायता हो गया और षड्यंत्र के अनुसरण में, तीन तरीके से जो दुष्प्रेरण किया जाता है, उन तीनों तरीकों से में से ही वो किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है, का मतलब वही है ना। दुष्प्रेरण तो तीनों तरीकों से ही गठित होता है, तो वो तीनों तरीकों में से किसी तरीके से किया गया था और उस दुष्प्रेरण का वो अधिसंभाव्य परिणाम था, है ना। तो यहां पर ये देखा जाएगा, अधिसंभाव्य परिणाम का मतलब होता है जो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस है एबेटमेंट का, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे इलस्ट्रेशन से ये और क्लियर हो जाएगा कि वो प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस है कि नहीं है। जैसे एक बच्चा है, उसको जेड के भोजन में जहर डालने के लिए उकसाता है। कौन उकसा रहा है? ए ने जो है एक बालक को उकसाया है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से जेड के मतलब दूसरे के, ये हो गया। अब इसको वाई ये है तो वाई मान लो और मैं है तो जेड मान लो, ठीक है। तो वाई के भोजन में जहर डालने के लिए ए ने उकसाया एक बच्चे को और उस प्रयोजन से उसे विष जो वो दे देता है कि जाके इसको वाई को दे देना। अब वो जो बच्चा है ना, वो क्या करता है, उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से क्या कर देता है, जेड के भोजन में जो वाई के भोजन के पास ही रखा हुआ था उसमें जहर डाल देता है। अब यहां यदि वह शिशु ए के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था तो और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, यदि लगा हुआ है ना, यदि तो फिर ए जो है उस जेड को दिए गए जहर के लिए भी यानी उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस बच्चे को जेड के भोजन में ही जो है जहर डालने के लिए उकसाया हो। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रोवाइजो लगा है, प्रोवाइजो यहाँ पर अलग कहता है। प्रोवाइजो कह रहा है कि बी को जेड का घर जलाने के लिए ए ने उकसाया, है ना। किसको उकसाया? बी को। तो बी को घर जलाना है जेड का, ए ने उकसाया इस बात के लिए। अब बी उस घर को आग लगा देता है तो घर जला दिया, ठीक, और उसी समय पर वहां संपत्ति की चोरी भी करता है। तो अब यहां पर जो प्रोवाइजो है ना वो उसका यहां पर आएगा कि ए यद्यपि घर को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य है और उस घर के जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम यानी प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस नहीं थी। तो ये प्रोवाइजो यहां पर ये कहता है, क्लियर करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंट एक्ट जो कर दिया जाता है, ठीक है, 51 में। तो ये चीज थी इसमें। अब बात आती है यहां पर 52 के लिए। अब डिफरेंट एक्ट तो किया 51 में, यहां पर डिफरेंट एक्ट किया है, ठीक है ना। जो दुष्प्रेरक व्यक्ति है उसके उकसाने वाले कार्य से दूसरा कार्य कर दिया है 51 में। अब यहां पर जो 52 है वो 51 से ही आगे की बात करती है। 52 कहती है कि दुष्प्रेरक जो है, जो एबेटर है, वो उस दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए, भाई उसने उकसाया था वहां पे घर जलाने के लिए और उसने किया गया चोरी, तो उसके लिए आकलित दंड से दंडनीय
है, कब वो उसके आकलित दंड बोलते हैं क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। क्यूमुलेटिव पनिशमेंट है कि उसको कितना दंड उसमें से मिलेगा, ठीक है ना। तो यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक ने धारा 51 के अधीन है वो दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया है, घर चलाने के लिए उकसाया, चोरी की, और वह कोई भिन्न अपराध घटित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय है, ठीक है ना। यानी यहां पर आकलित दंड में अगर आप देखेंगे तो यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अधीन है उसी में दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है, यदि वह कार्य और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय होगा यहां पर, ठीक है ना। यहां पर जैसे अगर वो 51 में था, अपराध के लिए दोषी होगा वहां पर वो, यहां पर इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन और क्लियर करता है। जैसे बी को एक लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए, है ना, करस्थन होता है किसी को डिस्ट्रेस करने के लिए, ठीक है ना, डिस्ट्रेस बाय ए पब्लिक सर्वेंट, तो बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए ए उकसाता है, बी परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है, ठीक है। प्रतिरोध करने में बी करस्थम का निष्पादन करने वाले, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस, उस करस्थम का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा घोरपत्ति कारित कर देता है। तो वहां पे उकसाया क्या था कि पब्लिक सर्वेंट को यहां पर आने मत देना, या है ना रोके रखना, और बी परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है, ठीक है। प्रतिरोध करने में बी करस्थम का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा घोरपति कारित कर देता है। तो बी ने करस्थम का प्रतिरोध करने यानी डिस्ट्रेस का जो प्रतिरोध किया है, यहाँ पे रेसिस्ट किया है, और स्वेच्छा घोरपति कारित करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए बी दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि ए यह संभाव्य जानता था कि उस करस्थम का प्रतिरोध करने में बी को स्वेच्छा घोरपति कारित करेगा, तो ए भी उनमें से प्रत्येक एक अपराध के लिए दंडनीय होगा, ठीक है ना। तो यहां पर वो दोनों अपराधों के लिए अगर वो जानता था, अधिसंभाव्य परिणाम होना चाहिए, और जब परिणाम होगा ये उसके लिए बात की गई है 52 कि वो अगर वो अधिसंभाव्य परिणाम है, प्रोबेबल कंसिक्वेंसेस है, अधिसंभाव्य परिणाम है, ठीक है, प्लस वो जानता है उसके प्रभाव को, ठीक है, तो फिर यहां पर वो दोनों के लिए पनिशेबल होगा दुष्प्रेरक, ठीक है। अब बात आती है 53, जो 53 सेक्शन है यहां पर वो बात करती है इफेक्ट की, ठीक है। अब इसको आपको याद रखना है इफेक्ट से, और 3 है यहां पर 53 में 3 आ रहा है, तो सेक्शन कौन सी हो गई 113, यानी दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व क्या होगा जो दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित से भिन्न है। यहां पर डिफरेंट इंटेंशन से कार्य तो किया गया है ना, जो 50 में था डिफरेंट इंटेंशन, वहां पर डिफरेंट इंटेंशन से कार्य तो किया गया है, और लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके लिए पनिशमेंट यहां पर 53 है, ठीक है। जैसे किसी को मतलब जो है घायल करने के लिए जो है उकसाया घोरपति के लिए, ग्रीवियस एक्ट के लिए, और वो बाद में मर गया, है ना, तो वो इफेक्ट जो उसका बाद में क्या पड़ा उसके लिए क्या होगा। जब किसी कार्य का दुष्प्रेरण एबेटमेंट किसी एबेटर के द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है ना, विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से का मतलब है कोई अपराध कारित करने के आशय से वो दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरण किया है, और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कंसिक्वेंसेस ऑफ एबेटमेंट, जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक यानी एबेटर
दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब जो एबेटर है दुष्प्रेरक वो कारित प्रभाव के लिए भी वो उसी तरीके से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है। मानो डायरेक्टली उसने क्या किया है, जो प्रभाव कारित हुआ है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया है ना। तो यानी वो डिफरेंट अगर इफेक्ट भी पड़ा है तो फिर वो उस डिफरेंट इफेक्ट के लिए भी वहां पर लायबल होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब कि वह ये जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है ना, लाइकली टू कॉज द दैट इफेक्ट। वो जानता था कि जो एबेटेड एक्ट है उससे ये इफेक्ट होना संभाव्य है। ठीक है, तो यहां पर इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो यहां पर है कि जो जेड है उस जेड को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए बी को ए ने इन्वेस्टिगेट किया। अब बी को उकसाया है तो बी उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप जेड को ग्रीवियस हर्ट तो कारित करता है। तो उसने उसी जिस इफेक्ट के लिए उसने उकसाया था है ना वही उसने किया, लेकिन इफेक्ट क्या निकल आया, डिफरेंट इफेक्ट हो गया कि परिणाम स्वरूप जेड की हो जाती है मृत्यु। तो यहां पर यदि ये जानता था कि जो दुष्प्रेरित घोर उपति है उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो फिर ये हत्या के लिए भी उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। ठीक है ना, तो ये चीज यहां पर कही गई है। तो यहां पर आप कह सकते हो डिफरेंट इफेक्ट की बात की गई है 53 में। तो इस तरीके से एक एक वर्ड में आप इनको याद रख लोगे। डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, डिफरेंट एक्ट की बात की गई है, फिर क्यूमुलेटिव पनिशमेंट की बात की गई है और फिर डिफरेंट इफेक्ट की बात की गई है। तो इस तरीके से आपको चारों सेक्शन ऐसे याद हो जाएंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है 54। 54 में 4 आ रहा है तो यहां पर कौन सी सेक्शन हो गई 114, अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति है ना। तो जब कोई व्यक्ति जो अपनी अनुपस्थिति में दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता और वो उस टाइम पे क्या है वहां पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो जब वह कार्य या अपराध किया जाता है जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है ना, कि हत्या के लिए उकसाया तो हत्या के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता है और वहां पर वो उपस्थित भी है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। यानी उपस्थिति होने पर वो दुष्प्रेरण के लिए दोषी नहीं होता बल्कि उस अपराध के लिए दोषी होता है। ठीक है ना, ये फर्क यहां पर उपस्थिति में पड़ा है सेक्शन 54 से। यानी अगर उसने हत्या के लिए उकसाया और वहीं पर उपस्थित है कि हम अपनी नजर से खुद देखेंगे कि तुम तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, वो मरता है या नहीं मरता है, तो वो चीज है वो वहां पे अपनी प्रेजेंस में देख रहा है, तो वो फिर ऐसे माना जाएगा उसने खुद ही वो अपराध किया है तो वो उस अपराध के लिए दंडित होगा, ना कि उस अपराध के दुष्प्रेरण के लिए। तो ये चीज है। फिर उसके बाद में 55 और 56 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर आती है सेक्शन नेक्स्ट 57। 57 कहती है यहां पर लोक साधारण द्वारा यानी जनता के द्वारा या 10 से अधिक लोगों के द्वारा अपराध किया जाता है और उस अपराध को किए जाने के लिए कौन क्या किया जाता है, दुष्प्रेरित किया जाता है। यानी आप ए नामक व्यक्ति भीड़ से ये कहेगा कि जाओ जाके जो है इसको मार दो, या 10 से अधिक लोगों को अपना जो कहेगा कि जाके इसको मार दो। ठीक है ना, तो या लोगों से कहे जाके इस दुकान को जला दो, इस मकान में आग लगा दो। तो जो कोई जनसाधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का, तो इनके द्वारा अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा जो कोई भी, है ना, यानी इनको उकसाएगा कोई अपराध करने के लिए, तो वह दंडित होगा 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माना यानी फाइन से। तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा उसको 7 वर्ष तक का, ठीक है ना, और फाइन से भी दंडित होगा। जैसे इलस्ट्रेशन भी दे रखा है कि ए एक पब्लिक प्लेस है, उसमें एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें किसी पथ को, है ना, क्या करता है, प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग ए सेक्ट
कंसिस्टेंटिंग ऑफ मोर देन 10 मेंबर्स टू मीट, पथ पर जिसपे 10 से अधिक सदस्य हैं रास्ते पर, किसी विरोधी पथ के सदस्यों द्वारा यानी दूसरे दल के या दूसरे संप्रदाय के लोगों के द्वारा जब वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों तो वहां पर असॉल्ट करने, हमला करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। तो ए ने क्या किया है, ए ने यहाँ पर सेक्शन 57 के अधीन जो वो ऑफेंस किया है, ठीक है ना, यानी भीड़ को उकसाना कोई अपराध करने के लिए, सिंपल ये है सेक्शन। उसके बाद में यहां पर जो 58 है ना, और 59 है, और 59 और 60 तीनों में एक वर्ड है यहां पर छिपाना। 58, 59 और 60 इन तीनों में एक वर्ड है छिपाना। अब छिपाने का मतलब यहां पर जो है उससे आप देखेंगे कि तीनों में जो अंतर है, जैसे परिकल्पना को छिपाना है ना, तो कोरिलेट है तीनों ही सेक्शन एक दूसरे से। कंसीलिंग करना, डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो कंसील करना है किसको, परिकल्पना को, परिकल्पना मतलब डिजाइन करना किसी चीज को, है ना, यानी एक तरह से योजना, कोई योजना हो रही थी, बन रही थी किसी अपराध को करने की, और उस आपको पता चल गई और आपने वो छिपाई। अब वो योजना के आधार पर देखा जाएगा कि वो योजना किस अपराध को कारित करने के लिए थी। अगर वो मृत्युदंड से दंडनीय अपराध को कारित करने के लिए है या आजीवन कारावास से दंडनीय जो अपराध हैं उनको कारित करने की योजना थी, उसको आपने छिपाया। तो एक बहुत बड़ा अपराध होने वाला था और उस अपराध की योजना को आपने छिपाया, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाएगा कि वो अपराध कहां तक पहुंचता है। तो जो कोई मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का किया जाना सुकर बनाना, सुकर बनाना बोलते हैं आसान बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है ना। तो आसान बनाने के आशय से या फिर वो जानते हुए कि संभावना है कि उसके द्वारा वो आसान बना देगा, ठीक है ना, जो कार्य वो कर रहा है, छिपाने मतलब छिपाने के द्वारा उस कार्य को वो आसान बना देगा। तो ऐसे अपराध के किए जाने की योजना यानी परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोप द्वारा, यानी कोई कार्य के द्वारा या लोप द्वारा या विगूढ़न या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा। तो विगूढ़न जो है वो होता है इनक्रिप्शन, ठीक है ना। इनक्रिप्शन भी एक तरह से वही है, किसी को बताना नहीं है, है ना। इनक्रिप्शन जैसे व्हाट्सएप चैट में आप देख सकते हो इनक्रिप्टेड चैट जो होती हैं, इनक्रिप्शन और एनी अदर इंफॉर्मेशन हाइडिंग टूल्स, प्रच्छन्न साधन, हाइडिंग टूल्स का मतलब हो गया प्रच्छन्न साधन, उसके उपयोग के द्वारा स्वेच्छा वो क्या करता है, छिपाता है, ठीक है ना, वॉलंटरी कंसील करता है वो। या फिर ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस। या फिर एनी रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, निरूपण करना, है ना, प्रदर्शित करना, दिखाना कुछ इस तरीके से। तो ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा निरूपण करता है जिसका मिथ्या होना वो जानता है ना। तो एक तरह से मिथ्या परिकल्पना को जो है वो छिपाता है, ठीक है। तो यहां पर जो ऑफेंस बनता है, अब यहां पर कंडीशन है इसकी दो। पहला, अब उसने छिपाया, अब छिपाने के में क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखा जाएगा कि यदि वो अपराध कर दिया जाता है तो सीधी सी बात है कि वो क्या होगा, ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, तो वह 7 वर्ष तक के कारावास से यहां पर पनिशेबल होगा, ठीक है। और या फिर यदि अपराध नहीं किया जाता है तो फिर वो 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित होगा और दोनों ही कंडीशन में जुर्माना भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है, जैसे यहां पर इलस्ट्रेशन भी है कि ए जानता है कि बी स्थान पर डकैती पड़ने वाली है। अब मजिस्ट्रेट को ये मिथ्या सूचना देता है, वो है ना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है कि डकैती तो सी स्थान पर होनी है, इस स्थान पर कहां होने वाली है, बी प्लेस पर होने वाली है, और वो सी प्लेस की इंफॉर्मेशन दे देता है।
जो कि विपरीत दिशा में है, और इस आशय से कि उसके द्वारा उस अपराध का किया जाना वो क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, वो आसान बना रहा है, और इससे मजिस्ट्रेट को क्या हो जाएगा, मजिस्ट्रेट को बढ़ावा हो जाएगा। और डकैती जो फिर हो जाती है, अगर डकैती परिकल्पना के अनुसरण में बी स्थान पर पड़ जाती है तो वो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय फिर होगा। मतलब 7 वर्ष तक के, हाँ, पड़ जाती है तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। 59 में क्या है, 59 में वहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना था। 58 में यहां पर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा छिपाना होता है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का काम है निवारण करना, यानी रोकना, उसका कर्तव्य होता है। अपराध को निवारित करना, रोकना उसका कर्तव्य है, और वो क्या कर रहा है, छिपा रहा है। किसी भी ऐसे अपराध की जाने की परिकल्पना का लोक सेवक के द्वारा छिपाया जाना। तो देखो, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, इन दोनों के संबंध में 58 में है। पब्लिक सर्वेंट के लिए कोई भी ऑफेंस है, बस ये है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो छिपा रहा है, तो 59 है। और केवल कारावास की अगर बात है, इम्प्रिजनमेंट की बात है, तो वो 60 है। ठीक है ना। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए किसी अपराध का किया जाना जिसका रोकना, निवारित करना, ऐसे लोक सेवक के नाते उसका ड्यूटी है, वो सुकर बनाने के आशय से, मतलब आसान करने बनाने के आशय से, या जानते हुए कि संभावना है कि वह उसके द्वारा उस कार्य को, अपराध को आसान बनाएगा, ऐसे अपराध के किए जाने की जो डिजाइन है, परिकल्पना है, उसके एग्जिस्टेंस यानी उसके अस्तित्व को किसी कार्य या लोप यानी एक्ट और ओमिशन के द्वारा, या एनक्रिप्शन के द्वारा, या फिर किसी भी अन्य इंफॉर्मेशन जो क्या है, हाइडिंग टूल यानी प्रच्छन्न साधन के उपयोग के द्वारा वो स्वेच्छा क्या करता है, वॉलंटरी छिपाता है, या फिर ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है, निरूपण करता है, जिसका मिथ्या होना, जिसका झूठा होना, फाल्स होना वो जानता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो सिंपल है, इसमें भी वही कंडीशन पड़ेंगी कि पब्लिक सर्वेंट के लिए अपराध वो हो गया तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि ऐसी कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक की, यानी वो डकैती के लिए अगर पनिशमेंट था तो पनिशमेंट अगर 14 साल का है डकैती के लिए, और यहाँ पे उसने उस डकैती पढ़ने की परिकल्पना को छिपाया था, तो फिर वहां पर वो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है ना। और अगर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की अगर बात आएगी वहां पर, तो दीर्घतम अवधि का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 20 साल मानी जाएगी, और 20 साल का आधा उसको 10 वर्ष यहाँ पर कारावास मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद में दूसरा है, यहाँ पर यदि वह अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वह 10 वर्ष तक के कारावास तक की उसको सजा मिलेगी। ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन है कि वो अपराध किया ही नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पर कम हो जाएगा अपराध, तो फिर वो उस अपराध की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक का यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर, या फिर जुर्माने से या दोनों से उसको पनिशेबल किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पर, ये इलस्ट्रेशन इसी से कोरिलेटेड है, आसान है। अब जब सेक्शन आपको समझ में आ गई, उसके बाद में 60 जो भी बताई थी कि इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय अपराध करने की जो परिकल्पना है उसको छिपाना। तो जो कोई भी किसी अपराध का किया जाना, सेम लैंग्वेज है, बस शब्द बदल गया, कारावास से दंडनीय अपराध। तो जो कारावास से दंडनीय अपराध है उसको आसान बनाने के आशय से, या फिर जानते हुए कि वह आसान बना देगा उस अपने कार्य के द्वारा छिपाने से, तो वह ऐसे अपराध के किए जाने की किसी भी परिकल्पना को, डिजाइन के एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को किसी एक्ट या इलीगल ओमिशन के द्वारा वो छिपाएगा, या ऐसी परिकल्पना के बारे में वो ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वो जानता है। इसमें फिर वही कंडीशन इसमें आपको जो मिलेंगी कि यदि ऐसा अपराध कर दिया जाता है, कारावास से दंडनीय अपराध है, तो यहाँ पर कर दिया जाता है तो 1/4, नहीं किया जाता है तो फिर इसका 8वां भाग यानी और कम हो जाएगा। ठीक है ना, उस अपराध के लिए जो दीर्घतम अवधि है उसका 8वां भाग हो जाएगा। और कर दिया जाता है कारावास से दंडनीय अपराध तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना। जुर्माना इसमें साथ में है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित होगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, तो ये बड़ा थोड़ा सा टॉपिक
बड़ा है, इसमें केस लॉ भी है काफी, तो वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बता देना कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए।